हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। बी, पश्चिमी घाट में अनायमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। सी, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। डी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी घाटियां मानी जाती है। राइट आंसर ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल स्थित अनायमुड्डी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी भी सत्य है। दो समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रेबन का निर्माण होता है। ये घाटियां संकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। अतः कथन डी भी सत्य है। विकल्प ए सत्य नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। इस प्रकार सही विकल्प ए होगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम है। ए, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। बी, स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेन्नार। सी, महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नार और वैगई। डी, महानदी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वैगई और पेन्नार। राइट आंसर ए, इसका सही क्रम है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वैगई सबसे दक्षिणी भाग की ओर प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। दूसरा, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक सही है। बी, केवल दो सही है। सी, एक और दो दोनों सही है। डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए, केवल एक सही है। आइए इसकी व्याख्या।
भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ए, मैग्नीशियम का बाहुल्य, बी, संचित ह्यूमस, सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी, फास्फेटों की बाहुल्य। राइट आंसर सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। आइए इसकी व्याख्या। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बाहुल्यता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ए, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों के साथ साथ खेती, बी, 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। आइए इसकी व्याख्या। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? पहला, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तीसरा, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। चौथा, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, 1, 2 और 4, सी, 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बी, केवल 1, 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या। गन्ना उत्पादन के लिए एक व्यवहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है का प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ इक्रिसैट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में
च्यवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? ए, धान और कपास, बी, गेहूं और जूट, सी, धान और जूट, डी, गेहूं और कपास। राइट आंसर सी, धान और जूट। आइए इसकी व्याख्या। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। दूसरा, भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा, भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कूट ए, केवल 1, बी, 2 एवं 3, सी, 1 एवं 3, डी, सभी सही हैं। राइट आंसर सी, 1 एवं 3। आइए इसकी व्याख्या। भारत में लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार क्रमशः कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा का स्थान प्रथम है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट, कोयले के वृहत सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? पहला, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इन्हें अन्य देशों से आयात करे। दूसरा, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। तीसरा, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर बी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित होने के कारण देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? पहला इल्मेनाइट, दूसरा जिरकॉन, तीसरा सिल्मेनाइट, चौथा टंगस्टन।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 तथा 4, बी 1, 2 तथा 3, सी केवल 3 तथा 4, डी केवल 1 तथा 2। राइट आंसर बी केवल 1, 2 तथा 3। आइए इसकी व्याख्या। यद्यपि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले का समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा कॉपलिन भी राज्य के कई भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में है एल्युमिनियम कंपनी, सूची 2 में है अवस्थिति। कौन सी कंपनी कहाँ अवस्थित है? ए बाल्को हीराकुंड, बी हिंडाल्को कोरबा, सी इंडियन एल्यूमिनियम कोरापुट, डी नेशनल एल्यूमिनियम रेणुकूट। कूट ए मैच करना है ए बी सी डी के साथ। कौन कौन सा मैच है? ए 3, 1, 4, 2, बी 2, 4, 1, 3, सी 3, 4, 1, 2, डी 2, 1, 4, 3। राइट आंसर बी 2, 4, 1, 3 सही मैच है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई थी। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट यानी सोनभद्र जिले में स्थापित किया गया था। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की 2 एल्युमिनियम इकाइयाँ थी। पहली हीराकुंड उड़ीसा और दूसरी अलुपुरम केरल में अवस्थित थी। वर्ष 2005 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को की 2 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन की एल्युमिनियम रिफाइनरी इकाई की स्थापना उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में की गई है। नेक्स्ट, डिंडीगुल नाम है ए केरल में एक पक्षी विहार का, बी तमिलनाडु में एक नगर का, सी कर्नाटक में एक त्योहार का, डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। राइट आंसर बी तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर जिला है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? पहला, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी
1, 2 और 3। राइट आंसर सी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या, 1 और 3। धूमकेतु सौरमंडल निकाय में है जो पत्थर, बर्फ, धूल और गैस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला नाभि, दूसरा कोमा, तीसरा पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पुच्छ का आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कुपर बेल्ट एवं ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। बी, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब विकसित होता है। सी, उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि होती है। राइट आंसर ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब का निर्माण विकसित होता है या निर्माण होता है। आइए इसकी व्याख्या, सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत 21-22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायु दाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायु दाब अर्थात शीत ऋतु होती है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, चूँकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। दूसरा, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक सही है। बी, केवल 2 सही है। सी, 1 और 2 दोनों सही है। डी, न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहाँ में है? इंग्लैंड में से 180 डिग्री के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 180 डिग्री गुने 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटा का अंतर होता है। अतः दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी ए, अत्यधिक उष्णता के लिए, बी, अत्यधिक ठंड के लिए, सी, असामान्य गहराई के लिए, डी, अत्यधिक लवणता के लिए। राइट आंसर ए, अत्यधिक उष्णता के लिए। आइए इसकी व्याख्या, मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है।
गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट या 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यूएसए की सबसे गर्म और शुष्कता घाटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है ऐसे क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित होते हैं और दूसरी तरफ है देश। पहला, कैटालोनिया स्पेन। दूसरा, क्रीमिया हंगरी। तीसरा, मिंडानाओ फिलीपींस। चौथा, ओरोमिया नाइजीरिया। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए, पहला, दूसरा और तीसरा। बी, तीसरा और चौथा। सी, पहला और तीसरा। डी, दूसरा और तीसरा। राइट आंसर सी, पहला और तीसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैटालोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है। रूस जहां क्रीमिया को रूसी संघ के एक अंग के रूप में मान्यता देता है, वहीं यूक्रेन यह दावा करता है कि क्रीमिया उसका अभिन्न अंग है। क्रीमिया के दावे को अधिकतर विदेशी सरकारों द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 68/262 का समर्थन प्राप्त है। मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ओरोमिया इथोपिया का एक क्षेत्रीय राज्य है। नेक्स्ट, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। ए, सोकोत्रा लक्षद्वीप चागोस कटक। बी, प्रशांत अंटार्कटिका कटक। सी, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डी, मध्य महासागरीय कटक। राइट आंसर डी, मध्य महासागरीय कटक। आइए इसकी व्याख्या। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियन रिज ग्लोब के चारों ओर 4,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट, नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए, विक्टोरिया झील। बी, ताना झील। सी, एडवर्ड झील। डी, एल्बर्ट झील। राइट आंसर बी, ताना झील। आइए इसकी व्याख्या। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील, लंबाई 6650 किलोमीटर, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पहले इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा के किवू झील के निकट न्यूंगवे वनों को श्वेत नील का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथोपिया की तान झील से उद्गमित होती है।
श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलित के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। नेक्स्ट, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल या ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? पहला, यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। दूसरा, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, यह सल्फर मुक्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए केवल 2, बी 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रेंट कच्चा तेल कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट लाइट क्रूड, ओसेनबर्ग, एकोफिस्क एवं फोर्टिस शामिल है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। इसमें सल्फर लगभग 0.37% मात्रा में पाया जाता है। ब्रेंट कच्चा तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।